नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में एसी सर्किट चल रहा है, तीसरा चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। और इफ़ेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है तो उसमें क्या होता है? जब किसी इंडक्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? जब किसी कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, उसका क्या फेजर डायग्राम बनेगा, क्या वेव डायग्राम बनेगा, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो जैसे ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ा होता है, तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। और उसमें एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसे एसी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी। इसी को पोलर फॉर्म में स्मॉल वी बराबर वी मैक्स 0 लिखते हैं, 0 डिग्री का फेज। ठीक है, लिखते हैं। तो इससे पहले हमने बताया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, मतलब कब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो, सेम कला में हो, तब की बात की जा रही है। पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये कैसे आया, कहाँ से आया, उसको हम समझाते हैं। इस सर्किट में स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी रेजिस्टेंस को सप्लाई दिया जाता है। तो इस सर्किट में स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी करंट फ्लो करती है। ठीक है, इस सर्किट में स्मॉल वी तथा आई समान कला में होते हैं। स्मॉल वी तथा आई के सेम फेज में होने के कारण फेज डिफरेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। फाई बराबर 0 होने से पावर फैक्टर भी इस सर्किट में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सोचिए कि जब इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी सप्लाई देंगे ना, तो एकदम ऐसे ही स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी इसमें करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब देखिए, दोनों का इक्वेशन क्या है, सेम है। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी हमने सप्लाई दिया तो करंट फ्लो हुई स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो दोनों के इक्वेशन में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा इक्वेशन किस में मिला था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। रेजिस्टिव सर्किट में ही क्या हुआ था, मिला था। इससे पहले जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हम पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे। तो इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। जब फेज डिफरेंस फाई का मान 0 होगा तो पावर फैक्टर भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर पीएफ बराबर होता है कास फाई। तो अब फेज डिफरेंस का मान 0 है तो कास 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, दोनों के वेव डायग्राम से देखिए, वोल्टेज का इक्वेशन ये दिया जाता है तो करंट का इक्वेशन ये मिलता है डेरिवेट करने के बाद। ठीक है, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये करंट का इक्वेशन मिलता है। दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो एकदम सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में है, सेम कोण पर है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इसके वेव डायग्राम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले पढ़ाया गया, लेकिन आज फिर मैं पढ़ाऊँगा। अगर इसका वेव डायग्राम खींचेंगे तो कैसे निकल करके आता है, देखिए यहाँ तक हमने अब आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं थोड़ा इसे मिटाना चाहता हूँ। अब देखिए, हमने सप्लाई दिया किसमें, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट इसमें फ्लो हुई स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ये करंट का इक्वेशन कहाँ से आया, वोल्टेज हमने इतना दिया तो करंट इतना कैसे आया, ये चीज़ हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी समझते हैं। देखिए, दोनों का इक्वेशन क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों का सेम है तो दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो फेज डिफरेंस का मान क्या आएगा, 0 आएगा। फेज एंगल का मान क्या आएगा, 0 आएगा। फेज डिफरेंस 0 आएगा। तो पावर फैक्टर पी एफ बराबर आपका कास 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1। यूनिटी पावर फैक्टर होगा इस सर्किट में। ठीक है, ये हो गया, इतनी बातें हो गई। इक्वेशन हमको ये मिलेगा। अब इसका अगर फेजर डायग्राम देखेंगे तो दोनों का देखिए, फेज डिफरेंस का मान क्या है, 0 है, तो दोनों क्या है, सेम फेज में होंगे। वोल्टेज होगा और क्या होगा, करंट होगा। फाई बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा फेजर डायग्राम हुआ।
अगर वेव डायग्राम की बात करेंगे तो वेव डायग्राम इसका कैसे बनेगा, वेव डायग्राम, ठीक। तो वेव डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ये हमारा वोल्टेज का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, करंट का हो गया, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज का हो गया और ये हमारा क्या हो गया, करंट का हो गया। स्मॉल v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट का वेव डायग्राम है। इसमें देख रहे होंगे, इसमें वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड क्या है, करंट है, ठीक है। तो जिस समय वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसी समय करंट भी अपने जीरो वैल्यू को शो करेगा। जिस समय वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रीच होगा, उसी समय करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर क्या होगा, रीच होगा। तो इससे स्पष्ट होगा कि सेम फेज में है, दोनों क्या है, सेम फेज में हैं। फेज डिफरेंस का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, ठीक है। फेजर डायग्राम आपने पढ़ा, इक्वेशन समझ में आ गया होगा, फेज डिफरेंस समझ में आ गया होगा, वेव डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं कहाँ से आया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पर लिखेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एक निकल करके आता है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। एक पावर निकल करके आता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर 2 गुनी फ्रीक्वेंसी से चलता है, फ्रीक्वेंसी से चलता है। देखिए आपके बुक में भी नहीं दिया है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर 2 गुनी फ्रीक्वेंसी से चलता है। 2 गुनी फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आपका जो हमारा पावर की फ्रीक्वेंसी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपकी 2 गुनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एवरेज पावर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर पी बराबर आपका VRMS इंटू IRMS, ठीक है। VRMS इंटू IRMS होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हमने डेरिवेट करके नहीं निकाला है, क्योंकि डेरिवेशन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और इतना आपके सिलेबस में नहीं है। ये 2 चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो P बराबर वोल्टेज इंटू करंट, ये आपका एवरेज पावर निकल करके आता है। 2 पावर होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस पावर होगा और एक एवरेज पावर हो। एक आपका जो एवरेज पावर निकल करके आता है, वो इंस्टेंटेनियस पावर का औसत मान 0 हो जाता है, ठीक है। जबकि जो एवरेज पावर हमारा निकल करके आता है, देखिए किसी भी पावर में जब पावर का कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे AC के केस में, तो 2 पावर होता है, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक आपका दूसरा कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जब उसका औसत निकाला जाता है तो पावर में केवल यही पावर बचता है, बाकी का सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर 0 हो जाता है और ये निकल करके आता है एवरेज पावर, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। अब इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट एम्पियर, ये इसका यूनिट होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनाया और इसमें हमने क्या दिया, सप्लाई दिया, AC सप्लाई दिया है, रेजिस्टेंस हमारा R है, स्मॉल v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी सप्लाई दिया, तो इसमें करंट फ्लो होगी, स्मॉल I बराबर करंट क्या होगी, फ्लो होगी।
देखिए, या फिर पोलर फॉर्म में आप दे सकते हैं, ये तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म है। अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे या इसी को तो क्या लिखेंगे, वी मैक्स एंगल 0, ठीक है, ये पोलर फॉर्म होता है। इसे आप फर्स्ट ईयर के मैथ में क्या करते हैं, पढ़ते हैं पोलर फॉर्म। तो इसमें देखेंगे कि करंट का इक्वेशन क्या निकल करके आता है, स्मॉल आई बराबर भाई वोल्टेज बटे क्या होता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, वी मैक्स एंगल 0 बटे आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर। तो स्मॉल आई बराबर वी मैक्स बटे आर एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी मैक्स बटे वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट होगी, तो आई मैक्स एंगल 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। देखिए वोल्टेज हमने कितना दिया, एक चीज़ तो यहाँ पे देखिए करंट का इक्वेशन ही निकल करके आया, और वोल्टेज हमने क्या दिया था, स्मॉल वी बराबर, यहाँ पे वोल्टेज हमने दिया था स्मॉल वी बराबर वी मैक्स एंगल 0, देख रहे हैं कि नहीं। तो दोनों का इक्वेशन सेम मिल रहा है, सेम मिलने से अब दोनों का जब एंगल घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 0 माइनस 0 मतलब फेज डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फेज डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और जब ये वाला फॉर्म देंगे, ये वाला फॉर्म, तो इस केस में स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी सप्लाई देने से जो करंट का इक्वेशन निकल करके आता है, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी निकल करके आता है, ठीक है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि दोनों सेम फेज में हैं। ये हो गया, वेव डायग्राम आपको समझ में आ गया, फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे आया, ये चीज़ कैसे आया, अब देखिए ये दूसरा वाला भी हम बता दे रहे हैं कि ये कैसे आया। अब यहाँ पे आपको पता है, देखिए जब स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो रखेंगे स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी बटे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। स्मॉल आई बराबर वी मैक्स बटे आर साइन ओमेगा टी। तो वी मैक्स बटे आर को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्म देंगे तो ये वाला करंट दिखाएंगे, अगर ये वाला फॉर्म देंगे, पोलर फॉर्म देंगे तो पोलर फॉर्म में करंट का इक्वेशन दिखाएंगे, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स एंगल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, बाकी इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बाकी जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, इसमें हमने सप्लाई दिया, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगी, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट का इक्वेशन निकल करके क्या आता है, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी देने पर स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब कहेंगे कि पाई बाई 2 कहाँ से आ गया, तो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन करेंगे तो लंबा प्रोसेस होगा, रिजल्ट यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 क्या बता रहा है कि वोल्टेज से करंट जो है 90 डिग्री पश्चगामी है, अर्थात जिस समय वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच रहा है उसके 90 डिग्री बाद, ठीक है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हो रहा है, पहुँच रहा है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया, फाई बराबर आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे करंट पश्चगामी है, यहाँ पे करंट क्या है, पश्चगामी है, पश्चगामी, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या है, पश्चगामी है। अब देखिए पोलर फॉर्म में देख सकते हैं, अगर मान लीजिए स्मॉल वी बराबर पोलर फॉर्म में हमने सप्लाई दी, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स पोलर फॉर्म में आपका 0, ठीक है, वोल्टेज को रेफरेंस मान के चल रहे हैं तो उसका फेज आपका क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसमें जब करंट फ्लो होगी तो स्मॉल आई बराबर स्मॉल वी बटे क्या होगा, देखिए एक होता है इसमें यक्सल क्या है, जिस प्रकार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी प्रकार इंडक्टिव सर्किट में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल बराबर होता है जे ओमेगा इंटू यल,
देखिए जो रेजिस्टेंस होता है ये करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन रेजिस्टिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को एक्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सल। एक्सल बराबर जे ओमेगा इंटू यल। ठीक है, जब जे को यहाँ से हटाएंगे तो एक्सल बराबर हो जाता है ओमेगा इंटू यल। एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? एक्सल लिखेंगे आप, क्योंकि वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? एक्सल कर रहा है। तो ओम के नियम के अनुसार तो स्मॉल आई बराबर स्मॉल, तो स्मॉल वी को क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे। वी मैक्स एंगल 0 बटे एक्सल को क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू यल। एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो स्मॉल आई बराबर आपका वी मैक्स ओमेगा इंटू यल, और एंगल क्या हो जाएगा? 0 में से 90 घट जाएगा तो -90 डिग्री का एंगल आ जाता है। ठीक है, -90 आ जाता है। तो अब इसको क्या लिखते हैं? क्योंकि आई मैक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम बराबर आपका वी मैक्स बटे ओमेगा यल। ओमेगा यल। ठीक है, तो आई मैक्स यहाँ पे रख सकते हैं। आई बराबर आई मैक्स एंगल -90। देख रहे हैं कि नहीं? तो ये इक्वेशन आ गया पोलर फॉर्म में। तो इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो जब हमने इक्वेशन क्या दिया स्मॉल वी बराबर वी मैक्स एंगल 0, तो करंट का इक्वेशन आया आपका, क्या आया? आई मैक्स एंगल -90 डिग्री। तो ये देखिए फेज डिफरेंस कितना निकल करके आ रहा है? फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस का मान कितना है? 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर पी एफ बराबर कास 90 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। तो 0 पावर फैक्टर होगा। तो करंट इसमें क्या है? पश्चगामी है। माइनस का मतलब क्या है? पश्चगामी। ठीक है, तो पश्चगामी है करंट इसमें। तो कितना डिग्री पश्चगामी है? 90 डिग्री पश्चगामी है। तो करंट 90 डिग्री पश्चगामी है, पश्चगामी है। ठीक है, पावर फैक्टर भी क्या होगा? पश्चगामी मतलब लैगिंग होता है ना, लैगिंग आपको पहले ही बताया है। पश्चगामी का मतलब क्या होता है? लैगिंग होता है। तो 90 डिग्री पश्चगामी, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा? पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पोलर फॉर्म वाला इक्वेशन कहाँ से आया। ठीक है, उसी प्रकार जब स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी सप्लाई इंस्टेंटेनियस का फॉर्म देखेंगे तो ये करंट का इक्वेशन आएगा, जिससे स्पष्ट होगा। तो फाई बराबर 90 डिग्री पश्चगामी की कंडीशन है। ठीक है, और इस फॉर्म में देखेंगे तो ये निकल करके आएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है। ये इतना समझाने के लिए था केवल आपको कि कैसे आया कैसे गया। ठीक है, बाकी ये प्योर इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे है। इस सर्किट में स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्योर इंडक्टर के क्रॉस सप्लाई अगर दिया जाता है तो इस सर्किट में करंट जो है स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 करंट फ्लो होती है। ठीक है, अगर इसमें इतना सप्लाई देंगे तो इतना करंट फ्लो होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इससे स्पष्ट है कि इस सर्किट में करंट आई वोल्टेज से पाई/2 रेडियन क्या है या 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, पश्चगामी हो गया। इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होना? 0 होता है। 0 तथा लैगिंग होता है। जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होगा? 0, क्योंकि फेज डिफरेंस का मान कितना है? 90 डिग्री। फेज डिफरेंस इसमें फाई बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि एक्सल क्या है? एक्सल एक्सल बराबर जे इंटू ओमेगा यल होता है। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी से है, यल का मतलब है इंडक्टेंस। ठीक है, तो जिस प्रकार रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक्सल धारा के मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे वहाँ पर रेजिस्टेंस था वैसे यहाँ पर एक्सल है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब जे को हटाएंगे तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री रखेंगे, तो करंट का इक्वेशन निकालेंगे स्मॉल आई बराबर वी बटे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम एक्सल कर रहा है यहाँ पे। तो वोल्टेज का एंगल आपका 0 है, इसका एंगल आपका 90 डिग्री था। तो इसमें इतना वोल्टेज दिए तो करंट का जो एंगल, करंट का इक्वेशन निकल कर आएगा आपका, इतना निकल कर आएगा। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा जो है वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या है? लैगिंग पोजीशन पर है। माइनस का मतलब है कि यहाँ पर लैगिंग पोजीशन है। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने कैलकुलेट करके आपको क्या किया था, बताया था। इससे स्पष्ट है कि प्रेरक में धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पश्चगामी है? 90 डिग्री पश्चगामी है। अब इसमें एक चीज़ और लिखते हैं पावर के बारे में।
हाँ, वेव डायग्राम के बारे में। वेव डायग्राम, अगर इसका वेव डायग्राम खींचेंगे तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज का हो गया। अब जो करंट का होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये करंट का हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज का, और ये क्या हो गया, करंट का हो गया। इसमें करंट क्या है, पश्चगामी है, और ये आपका क्या है, 5 डिग्री फेज एंगल है, 5 बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे आपका क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो जैसे अब यहाँ पे पाई बाई आपका 2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो एंगल निकल करके आ रहा है, इन दोनों के बीच जो एंगल निकल कर आएगा वो कितना होगा, पाई बाई 2। तो 5 बराबर कितना होगा आपका, 90 डिग्री। अब इसमें देखिए, जिस समय वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू को शो कर रहा है, उसके 90 डिग्री बाद करंट अपने जीरो वैल्यू को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये वेव डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, फेजर डायग्राम की बात करें, वेव डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, ये हो गया। फेजर डायग्राम खींचेंगे तो फेजर डायग्राम आपका क्या होगा, मान लीजिए हमारा एक्स वाई एक्सिस है। अगर वोल्टेज को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो करंट को कहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, 90 डिग्री लैगिंग चल रहा है ना। तो ये हमारा करंट हो गया, कितना डिग्री, ये वोल्टेज है, करंट है। लैगिंग, इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर पावर की बात करें तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। प्योर इंडक्टिव सर्किट में औसत पावर 0 होता है तथा इंस्टेंटेनियस पावर 2 गुनी फ्रीक्वेंसी से चलता है, ठीक है, 2 गुनी फ्रीक्वेंसी से चलता है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपका सिलेबस में नहीं था, तो ये चीज़ याद रखना है। इसमें इंस्टेंटेनियस पावर होगा, दुगुनी फ्रीक्वेंसी से चलता है, अगर उसका औसत पावर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो औसत पावर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में। वो भी कैलकुलेट करके आपको बताया जा सकता है, ठीक। ये हो गया प्योर इंडक्टिव सर्किट, फेजर डायग्राम, ये सब आपको कंप्लीट हो गया है। उसी प्रकार प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो कोई अंतर नहीं है, बस इंडक्टिव का क्या है, उल्टा है। इसमें करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और उसमें करंट क्या करता था, लैग करता था, ठीक है, बस, और कोई खास अंतर नहीं है। इसमें इक्वेशन जो देंगे, स्मॉल v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी इक्वेशन देंगे, तो इसमें करंट का इक्वेशन मिलेगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है। इसमें करंट जो है लीड कर रहा है, फाई का मान कितना मिल रहा है, पाई बाई 2। इसमें भी पावर फैक्टर पी एफ बराबर
cos π/2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब जा करके तो पावर फैक्टर 0 होगा, लेकिन लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग होगा। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। वोल्टेज अगर यहाँ पर है तो करंट आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये कितना है, लीडिंग है। हमने आपको बताया कि क्लॉकवाइज अगर करंट जाएगा, करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्या होगा, लैगिंग होगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो लीडिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये फेजर डायग्राम है आपका। इसका वेव डायग्राम कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता है। अब इसके अनुसार अगर इसका वेव डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका वेव डायग्राम होता है। इसको थोड़ा ऊपर दिखाएंगे। इसका जो वेव डायग्राम होगा, ठीक, ये वोल्टेज हो गया। अब इसका जो वेव डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ये हो गया, ये आपका ओमेगा टी हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया। इसमें करंट अपने जीरो वैल्यू को वोल्टेज से पहले शो करता है, तो करंट जो है लीड करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। या फिर मैक्सिमम वैल्यू, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को वोल्टेज से पहले शो करेगा, वोल्टेज जो है 90 डिग्री बाद शो करेगा। तो जो फेज डिफरेंस हमारा निकल करके आता है फाई बराबर आपका 90 डिग्री का, तो पावर फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट लीडिंग हो जाएगा। करंट क्या करेगा, लीड। करंट अगर लीड करेगा तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, करंट अगर लैग करेगा तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ठीक है, फेजर डायग्राम अगर फेजर की बात करें तो ये वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, करंट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। ठीक है, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक, ये हो गया। और वही चीज़ इक्वेशन लिखा गया है इसमें। हाँ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो रिएक्टेंस निकल करके आता है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में रिएक्टेंस को यक्सी बोलते हैं। यक्सी बराबर 1/j⍵ c। अब यहाँ पर एंगल अगर जाता है, ठीक है, तो जे को अगर हटाएंगे तो जे को हटाने से क्या हो जाता है, यक्सी बराबर 1/ω⍵c एंगल -90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये चीज़, क्योंकि ये ऊपर जाएगा फिर हटेगा तब जाके ये माइनस हो जाएगा, 1/j -90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया 1/j को -90 डिग्री आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यक्सी क्या है, किसी कैपेसिटिव सर्किट में करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें अगर करंट का इक्वेशन निकालेंगे तो स्मॉल v बराबर यक्सी हो जाएगा। तो स्मॉल v बराबर क्या होगा, v मैक्स एंगल 0 बटे यक्सी का मान क्या है, 1/ω⍵c एंगल -90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो v मैक्स बटे 1/ω⍵c एंगल 0 में से 90 घट जाएगा तो 90 डिग्री आपका प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को आप आई मैक्स लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो स्मॉल आई बराबर आई मैक्स एंगल आपका +90 डिग्री। आप सोचिए प्लस का मतलब क्या है, लीडिंग। प्लस का मतलब क्या है, लीडिंग। अब सोचिए कि स्मॉल v बराबर v मैक्स एंगल आप कितना दिए, 0, तो स्मॉल आई बराबर आई मैक्स एंगल +90 डिग्री लिख रहा है। तो 0 में प्लस क्या हो गया आपका, मतलब प्लस हमारा 90 डिग्री मतलब क्या है, ये +90 डिग्री आगे चल रहा है करंट वोल्टेज से। ठीक है, तो इसका मतलब करंट अग्रगामी है और वोल्टेज क्या है, पश्चगामी है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका फेजर डायग्राम तो हमने बता दिया, वेव डायग्राम भी हमने बता दिया। वेव डायग्राम से स्पष्ट होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि करंट अपने जीरो वैल्यू को पहले रीच करेगा वोल्टेज से, या फिर करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहले रीच करेगा वोल्टेज से। ठीक है, अब इसमें पावर की बात की जाए तो वही चीज़ है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है, औसत पावर 0 होता है। औसत पावर P बराबर 0 होता है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर एंड इंस्टेंटेनियस
पावर 2 गुनी फ्रीक्वेंसी से चलता है, फ्रीक्वेंसी से चलता है। ठीक, तो ये रहा है आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।